रतन कई घंटों से समुद्र किनारे जाल बिछाए बैठा था। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। तभी दूसरा मछुआरा बिरजू वहां पहुंचा। अरे रतन, इतनी देर हो गई है, चल अब घर लौट चल। तुझे पता भी है आज पूर्णिमा की रात है। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। ओहो, लेकिन मैं खाली हाथ तो घर जा नहीं सकता। अरे पागल मत बन रतन, चाहे मेरे जाल से कुछ मछलियां ही ले ले, लेकिन आज रात तक समुद्र किनारे मत बैठ। तू जानता नहीं क्या, सदियों से नीलपुर गांव में यही कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात जल परी समुद्र से निकलती है। हाँ। रतन बिरजू की बात सुनकर हल्का मुस्कुराने लगा और कुछ सोचता हुआ बोला। अरे बिरजू, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। जल परी जैसी कोई चीज नहीं होती है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जल परी की आंखों में ऐसा सम्मोहन होता है कि जो भी एक बार देख लेता है वो फिर कभी वापस नहीं आता है। हाँ। अब देख, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है बिरजू। अब पिछले हफ्ते से मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। ऊपर से मैं तेरा कर्जदार बनता जा रहा हूं। अब मैं तेरे जाल से मछली नहीं लूंगा। तू जा, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा और मछली पकड़ कर ही घर जाऊंगा। जा यहां से। बिरजू चुपचाप अपना जाल लेकर वहां से चला गया। रतन फिर से समुद्र की लहरों में खो गया। रात गहरी हो चुकी थी। रतन अकेला किनारे बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये जल परी की कहानियां, ये सब हवाई बातें हैं, दंत कथाएं हैं। पर अगर सच में कुछ ऐसा होता तो मजा ही आ जाता। मैं कोई न कोई वरदान जरूर ले लेता। हाँ। रतन खुद से बुदबुदा ही रहा था कि तभी अचानक समुद्र से एक सुंदर जल परी प्रकट हुई। उसकी चमचमाती नीली आंखें रतन की ओर देख रही थी। रतन जलपरी की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो गया। वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। लेकिन तभी जलपरी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तुम इंसान सब एक जैसे ही होते हो, लालची और स्वार्थी। रतन कुछ कहने ही वाला था कि जलपरी रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई और उसके साथ रतन भी गायब हो गया। अगली सुबह बिरजू के घर रतन की पत्नी राधा आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ राधा भाभी, आप इतने सुबह यहाँ क्यों आ गईं? बिरजू भैया, मैं कल रात भर रतन का इंतजार करती रही, लेकिन रतन घर नहीं लौटा। ये सुनकर बिरजू का चेहरा भी चिंता में डूब गया। क्या, रतन अभी तक नहीं लौटा? नहीं बिरजू भैया, मैंने पूरी रात उनकी राह देखी है। हो, तुम घर जाओ भाभी, मैं रतन को ढूंढ कर लाता हूँ। जाओ 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 जाओ। राधा चुपचाप रोते हुए वहां से चली गई। बिरजू सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया जी, रतन गायब हो गया है। मुझे लगता है कि क्या बिरजू? अरे हुआ क्या है, सही से बताओ। कल रात मैंने रतन से बहुत कहा कि समुद्र के किनारे मत बैठ, आज पूर्णिमा की रात है, चल। लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं। जरूर जल परी ने उसे गायब कर दिया होगा। मुखिया की आंखों में चिंता की लहरें दौड़ पड़ी। सुनो बिरजू, हर पूर्णिमा की रात समंदर के किनारे जो जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। अब ये तो तुम्हारे साथ साथ पूरा गांव जानता है। इसके बावजूद रतन वहां क्यों रुका है? तभी गांव का युवक आदित्य वहां पहुंचा। वो दोनों की बातें सुनकर हंसता हुआ बोला। अरे ये सब बकवास बातें हैं मुखिया जी। जल परी वल परी कुछ नहीं होती है। ये सब दंत कथाएं हैं जो बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता है, ताकि वो देर रात तक या समय से घर पे वापस आ जाएं, वहां ना रुके समंदर के किनारे। आदित्य, हर बात में मजाक उड़ाना सही नहीं होता।
तभी आदित्य का छोटा भाई अर्जुन वहां आ पहुंचा। वो भी हंसते हुए मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, मेरे भाई सही कह रहे हैं। मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा कि जल परी की आंखों में देखने से कोई गायब हो जाता है, बल्कि कहानियों में तो यही सुना है कि जल परी तो वरदान देती है। लेकिन ये जल परी की कहानी सत्य है। अरे देखो ना, कल रतन का गायब होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। सोचो, कल पूर्णिमा की रात थी और रतन भी उसी समंदर के किनारे पर था, और अगले ही दिन हमें रतन के गायब होने की खबर सुनने में आ गई। अब ये कैसे हुआ, बताओ भला। अरे फिर वही बात। अरे ये सब छोड़ो भाई, ये सब किस्से कहानियां की बात है। रतन को जरूर कुछ न कुछ और हुआ होगा। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। मुखिया अर्जुन की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोला, अरे गांव में एक युवक गायब हो गया और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। मुखिया जी, कोई मजाक नहीं सूझ रहा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बकवास को साबित कर दूंगा। 3 दिन बाद फिर से पूर्णिमा की रात है। उस रात मैं रात भर समंदर के किनारे बैठकर शांत लहरों को देखूंगा। आप इस बात को गांव में ऐलान करवा दीजिए। इतना कहकर अर्जुन और बिरजू अपने अपने घर लौट गए। घर पर आदित्य अर्जुन से बोला, क्यों अर्जुन, मैंने गांव में सुना है कि तुम 3 दिन बाद समंदर के किनारे रात में ठहरने वाले हो, हैं? हाँ भैया, मैं गांव वालों का वर्षों का डर खत्म करना चाहता हूं। मैं साबित कर दूंगा इस पूर्णिमा की रात कि कोई जल परी वल परी नहीं होती है। ये सब फालतू की कहानियां हैं बस। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। मुझे तुम पर गर्व है। बहुत बढ़िया। अगले दिन आदित्य अपने खेत में पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी उसकी प्रेमिका चंद्रलेखा वहां आ पहुंची। आदित्य, ये क्या पागलपन है? मैंने सुना है कि तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन पूर्णिमा की रात में समुद्र के किनारे रात बिताने की योजना बना रहा है। हाँ चंद्रलेखा, वो जल परी वाली बातें सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम फालतू की चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा अर्जुन को। अगर इस कहानी में 1% भी सच्चाई हुई तो तुम अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दोगे। गांव में जो भी गायब हुआ वो कभी नहीं लौटा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को गांव छोड़कर भागना होता है ना, वही पूर्णिमा की रात समंदर किनारे जाते हैं और गायब हो जाते हैं। गांव वाले आसानी से मान लेते हैं फिर कि जल परी उन्हें गायब कर देती है, जबकि गायब होने वाले गांव छोड़कर ही चले जाते हैं। हाँ। अर्जुन की बात सुनकर चंद्रलेखा नाराज होकर वहां से चली गई। तीन दिन बाद अर्जुन समंदर के किनारे बैठा था। चांदनी रात में समंदर की लहरें हल्की आवाज कर रही थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए समंदर की ओर देखकर खुद से बोला, हाँ, समंदर किनारे बैठा हूँ मैं, जल परिया के इंतजार में। आ जा रे जल परी समंदर के किनारे। अरे ओ जल परी, कहाँ हो तुम जल परी? अरे मेरे पास भी आओ तो सही, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे इंतजार में। आओ जल परी आओ। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ जल परी प्रकट हो गई। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर उसकी सुंदरता को देखकर बोला, हाँ, इसका मतलब गांव वालों की दंत कथाएं सच थी। बाप रे बाप, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ। अर्जुन ना चाहते हुए भी जलपरी की आंखों में झांकने लगा। तभी जलपरी गुस्से में अर्जुन की ओर देखकर बोली, तुम इंसान सबके सब एक जैसे होते हो। इतना कहकर जलपरी और अर्जुन अचानक गायब हो गए। अगली सुबह जब अर्जुन घर नहीं लौटा तो आदित्य चिंतित हो गया।
वो समुद्र के किनारे अर्जुन को खोजने निकल गया, लेकिन उसे अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिला। आदित्य गांव में अर्जुन को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मुखिया आदित्य को चिंतित देखकर बोला, क्या हुआ आदित्य, तुम्हारा भाई भी नहीं लौटेगा क्या? है? तुम दोनों भाइयों ने हमेशा गांव की दंत कथाओं का मजाक उड़ाया है। आदित्य चुपचाप घर चला गया। घर पर चंद्रलेखा पहले से ही मौजूद थी। क्या हुआ आदित्य, अर्जुन कहीं नहीं मिला ना? कुछ नहीं, शायद अर्जुन मुझे परेशान करना चाह रहा होगा, इसीलिए जानबूझकर कहीं चला गया होगा। हो सकता है कि वो शाम तक लौट आए, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, चिंता मत करो। विश्वास करो, अगर पूर्णिमा की रात अर्जुन समुद्र के किनारे गया होगा और जलपरी की आंखों के सामने आया होगा, तो फिर वो कभी नहीं लौटेगा। इतना कहकर चंद्रलेखा वहां से चली गई। आदित्य घर के बाहर खड़ा होकर पूरी रात अर्जुन का इंतजार करता रहा, लेकिन अर्जुन नहीं लौटा। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। आदित्य को धीरे धीरे गांव की दंत कथाओं पर विश्वास होने लगा। वो चिंतित होकर चंद्रलेखा के पास जाकर बोला, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी चंद्रलेखा, मुझे गांव वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। गांव वालों की बातें सही थी, मेरा भाई अब तक घर नहीं लौटा। अब तुम क्या करोगे आदित्य? मैं अगली पूर्णिमा की रात समंदर के किनारे जाऊंगा और अर्जुन को वापस लाऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा मत करना आदित्य, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले इस दंत कथा के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। आदित्य गंभीर सोच में डूब गया। कुछ देर बाद चंद्रलेखा बोली, पास के जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। कहते हैं कि उन्हें इस जलपरी के रहस्य के बारे में सब पता है। गांव का कोई भी व्यक्ति जलपरी के डर के कारण आज तक उनसे मिलने नहीं आया है। तुम सही कह रही हो, मैं आज ही उन साधु महाराज से मिलने जाऊंगा। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात है और मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर वापस लाकर रहूंगा। हाँ चलो आदित्य, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ देर बाद अंधेरे जंगल में एक पुरानी झोपड़ी के भीतर आदित्य और चंद्रलेखा एक साधु के सामने बैठे थे। साधु ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन माहौल में एक रहस्यमयी शांति थी। अचानक साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आदित्य को गौर से देखते हुए बोले, मजाक एक सीमा तक अच्छा होता है बालक। तुमने एक गंभीर विषय का उपहास बनाया, उन सभी लोगों का मजाक उड़ाया जो गांव से गायब हो चुके हैं। साधु महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं किसी भी कीमत पर अब अपने भाई को वापस लाना चाहता हूं। तुम गांव के पहले युवक हो जिसने अपने परिवार के सदस्य को वापस लाने की बात की है। अब तक जिनके भी अपने खोए हैं, उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन याद रखना, आगे का रास्ता तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। महात्मा जी, रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं हूं। साधु ने अपनी झोली से एक अभिमंत्रित मिट्टी की थैली निकाली और आदित्य को पकड़ाते हुए बोला, इस मिट्टी को बहुत संभाल कर रखना, यह राक्षस का अंत करने का कारण बनेगी। आदित्य मिट्टी को हाथ में लेकर चौंकते हुए साधु से बोला, राक्षस? साधु महाराज, इस कहानी में जलपरी और मेरे भाई का गायब होना तो समझ में आता है, लेकिन ये राक्षस कहां से आ गया? आगे की यात्रा में तुम्हें कई चौंकाने वाले रहस्य मिलेंगे। राक्षस का पता तुम्हें अपनी यात्रा के दौरान ही लगेगा। बिना इस अभिमंत्रित मिट्टी के तुम अपने भाई को कभी वापस नहीं ला पाओगे। ये सुनकर आदित्य और चंद्रलेखा दोनों चौंक गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात तुम्हें अपनी नाव लेकर समुद्र के किनारे निकलना होगा।
आधी रात तक अपनी नाव को समुद्र में तैरने देना। जब तुम समुद्र में बहुत दूर निकल जाओगे तब अपनी नाव को हवाओं के सहारे छोड़ देना। नियति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। महाराज, 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे आप जल परी से बात करके इस समस्या का हल कर सके? वो जल परी कोई साधारण जल परी नहीं है, बल्कि वो अपनी दुनिया की रानी है, रानी। और वो बेहद शक्तिशाली है। मैंने जो कहा वही करो। अगर सब कुछ सही रहा तो तुम ना सिर्फ अपने भाई अर्जुन को बल्कि अब तक गायब हुए सभी परिवारों को वापस ला सको। जाओ, अब तुम जा सकते हो। आदित्य और चंद्रलेखा झोपड़ी से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद रात के समय आदित्य और चंद्रलेखा समुद्र किनारे नाव लेकर खड़े थे। चंद्रलेखा की आंखों में चिंता थी। आदित्य, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं चंद्रलेखा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं अवश्य लौटूंगा। नहीं आदित्य, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। आदित्य ने चंद्रलेखा की आंखों में देखा, जहाँ चिंता के साथ विश्वास भी झलक रहा था। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो। आदित्य और चंद्रलेखा नाव में चढ़ गए। आदित्य ने नाव को समुद्र में आगे बढ़ाना शुरू किया। आधी रात तक वो नाव को आगे बढ़ाते रहे। धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगी। आदित्य ने नाव को हवाओं के सहारे छोड़ दिया। तेज हवाओं की लहरों में नाव अनजानी दिशा की ओर बढ़ने लगी। आदित्य, ये नाव अनजान दिशा की ओर जा रही है। भूलो मत चंद्रलेखा, साधु महाराज ने कहा था कि नियति हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी। तभी वहां समुद्र में एक चक्रवात बन गया। आदित्य और चंद्रलेखा नाव सहित समुद्र में डूब गए। जब उन दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक विशाल बगीचे में पाया, जहां उनके जैसे कई लोग उदास और थके हुए थे। आदित्य ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, तभी उसे अर्जुन भी नजर आ गया। भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में यहाँ हो। ये कैसी जगह है और ये लोग कौन हैं? अर्जुन, यहाँ क्या रहा है और ये सब लोग कौन हैं? भैया, ये वही लोग हैं जो हमारे गांव से लापता हो गए थे। आदित्य ने उन सबके चेहरे देखे तो सबके सब अनजान लोग थे। लेकिन इन सब में से तो मैं किसी को नहीं पहचानता। भैया, ये वो सब लोग हैं जिनकी संतानें इस दुनिया में जन्मी हैं। ये समंदर के नीचे की दुनिया है भैया। यहां भी फसलें उगती हैं, खेत होते हैं। ये दुनिया हमारी दुनिया ही जैसी है। चंद्रलेखा की आंखों में अविश्वास था। तभी 2 सैनिक वहां पहुंचे। सुनो, जल परियों की रानी ने तुम्हें बुलाया है, चलो। दोनों सैनिक आदित्य और चंद्रलेखा को बंदी बनाकर ले गए। दरबार में वही जलपरी मौजूद थी जो लोगों को गायब करती थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने इस जगह का पता दिया? मैं अपने भाई अर्जुन को तुम्हारे चंगुल से आजाद कराने आया हूं। तुम लोगों को गुलाम क्यों बनाकर रखती हो? आखिर तुम लोगों को गायब क्यों करती हो? मुझे मनुष्यों से नफरत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। जलपरी गंभीरता से उनकी ओर देखकर बोलती है, आओ चलो मेरे साथ। जलपरी उन्हें एक गुफा में ले गई, जहां एक बेहद सुंदर स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। जलपरी उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोली, जानते हो ये कौन है? नहीं, हम नहीं जानते। कौन है ये? ये मेरी माँ है, जो वर्षों से पत्थर की बनी हुई है, और इसे पत्थर में बदलने वाला कोई और नहीं, एक मनुष्य था।
ऐसा कैसे हो सकता है? सालों पहले मेरी माँ समुद्र में तैरते तैरते तुम्हारे गांव की सीमा तक पहुंच गई थी। वो समुद्र के किनारे खड़ी होकर तुम्हारी दुनिया को देख रही थी। तभी वहां एक मनुष्य आया और मेरी माँ की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और बुरी नीयत से उसकी ओर बढ़ा। फिर क्या हुआ? मेरी माँ ने उसे मना किया और कहा, कोई भी मनुष्य जलपरी को छू नहीं सकता। अगर कोई बुरी नीयत उसे छूती है तो हम पत्थर बन जाएंगे। लेकिन वो मनुष्य नहीं माना और जैसे ही उसने मेरी माँ को छुआ वो पत्थर बन गई। आदित्य और चंद्रलेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो मनुष्य वहां से भाग गया और मेरी माँ पत्थर की बनी इस गुफा में प्रकट हो गई। तभी से मुझे इंसानों से नफरत हो गई है। इस पूर्णिमा की रात मैं तुम्हारे गांव पर नजर रखती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान मेरी नजरों से नहीं बच सकता। मैं उन्हें सम्मोहित करके गायब कर देती हूँ और यहाँ गुलामी करवाती हूँ। आदित्य और चंद्रलेखा एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। लेकिन ये तो अन्याय है। तुम निर्दोष लोगों को सजा दे रही हो। तुम समझ सकते हो कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ। अगर कोई मेरी माँ को फिर से जीवित कर सकता है तो वो सिर्फ एक जड़ी बूटी। कौन सी जड़ी बूटी और वो कहाँ मिलेगी? ये जड़ी बूटी हमारे ही संसार के एक गुफा में है, मगर उस गुफा में एक राक्षस रहता है जो बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने वो जड़ी बूटी लाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। आदित्य सोचने लगा कि इसलिए उस साधु ने उसे वो अभिमंत्रित राग दी थी। अगर मैं वो जड़ी बूटी उस राक्षस से लाकर दूं, तो क्या तुम वाकई में सभी इंसानों को आजाद कर दोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें आजाद कर दूंगी और इंसानों के प्रति मेरी नफरत भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मुझे उस स्थान तक पहुंचा दो। ठीक है, मैं तुम्हें अपने जादुई मंत्रों से उस जगह पहुंचा देती हूँ। जलपरी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी आदित्य वहां से गायब हो गया और तुरंत एक अंधेरी गुफा में पहुंच गया, जहां एक विशाल राक्षस बैठा था। उसके पास ही जड़ी बूटी रखी थी। कौन है तू और इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की तेरी? मुझे उस जड़ी बूटी की जरूरत है जिससे जल परियों की रानी माँ फिर से जीवित हो सके। मूर्ख, ये असंभव है। जल परी ने भी कई बार ये कोशिश की, लेकिन वो कभी मुझसे जीत नहीं सकी। आदित्य ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से अभिमंत्रित मिट्टी निकालकर राक्षस के ऊपर फेंक दी। मिट्टी फेंकते ही राक्षस जलकर राख हो गया। ये वो जड़ी बूटी है जिससे मेरी माँ एकदम ठीक हो जाएगी। अगले ही पल जड़ी बूटी से रंग बिरंगी किरणें निकलकर चारों ओर फैल गई और उसकी माँ जीवित हो उठी। आदित्य, तुमने मेरी माँ को वापस ला दिया है। अब मैं इंसानों से कभी नफरत नहीं करूंगी। एक इंसान ने तुम्हारी माँ को पत्थर बनाया था, लेकिन एक इंसान ने ही उसे वापस जीवित कर दिया। अब तुम अपने वचन के अनुसार सभी इंसानों को आजाद कर दो। हाँ आदित्य, तुम निश्चिंत रहो। जलपरी अपनी शक्तियों से आदित्य, अर्जुन, चंद्रलेखा को समुद्र के किनारे भेज दिया। भाई भाई हम बच गए भाई। हम बच गए। हाँ, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, अब इस रहस्यमयी जल परी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आदित्य, अर्जुन और चंद्रलेखा खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव में आदित्य की बहादुरी के चर्चे होने लगे। आदित्य, वाह 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 वाह, आदित्य तुमने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। ये सब मेरे भाई अर्जुन और चंद्रलेखा के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इस प्रकार आदित्य की बहादुरी ने न केवल उसके गांव को बचाया, बल्कि जलपरी और अपनी दुनिया के बीच की शांति को भी स्थापित किया।